गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। वेद माता गायत्री शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। और अपन लेसन नंबर 2 विलियन इसका अध्ययन कर रहे थे। तो इसमें अपना जो पिछली क्लास में जो टॉपिक था वो था क्वथनांक यूनियन। क्वथनांक यूनियन के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। क्वथनांक यूनियन पर आधारित जो क्वेश्चन है वो देखने हैं। क्वथनांक यूनियन पर आधारित क्वेश्चन यानी जो गणित के जो सवाल हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ ही करवाते चल रहा हूँ। तो क्वथनांक यूनियन पर आधारित जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है 100 ग्राम जल में 100 ग्राम जल में 5 ग्राम पदार्थ को घोलने पर 5 ग्राम पदार्थ को घोलने पर जल का क्वथनांक घोलने पर जल का क्वथनांक 0.49 केल्विन बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। तो पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। दिया गया है Kb बराबर 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स ये दिया गया है। तो इसमें क्या क्या दिया गया है ये अपन को उतारना है। ठीक है ना। देखो 100 ग्राम प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न क्या कह रहा है 100 ग्राम जल 5 ग्राम पदार्थ। तो विलय कौन हो गया जल और विलय कौन हो गया पदार्थ। तो 100 ग्राम जल तो विलायक का भार और विलायक के भार को अपन WA से इंगित करते हैं। विलायक का भार हो गया कितना 100 ग्राम। ठीक है। और विलय को अपन WB से इंगित करते हैं। इसका भार हो गया 5 ग्राम। ठीक है ना। विलायक का भार 100 ग्राम WA, विलय का भार 5 ग्राम WB है। ठीक है ना। और घोलने पर जल का क्वथनांक 0.49 केल्विन बढ़ जाता है। ध्यान देना यहाँ बढ़ रहा है। कहने का मतलब क्वथनांक यूनियन तो डेल्टा TB बराबर 0.49 केल्विन। ठीक है। Kb का मान प्रश्न में दिया गया है। किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है। अब निकालना क्या है अपन को मोलर द्रव्यमान किसका पदार्थ का। तो MB का मान अपन को क्या करना है ज्ञात करना है। इसके लिए जो सूत्र है वो है M बराबर KB गुणा WB गुणा 1000 अपॉन डेल्टा TB गुणा WA। ये है अपने पास में सूत्र। ठीक है ना। KB गुणा WB गुणा 1000 अपॉन डेल्टा TB गुणा MA। इससे निकालेंगे अपन मोलर द्रव्यमान MB। ठीक है ना। तो अब इसमें मान रख देंगे अपन MB। KB का मान कितना है 0.52। WB का मान कितना है 5 गुणा 1000 अपॉन डेल्टा TB का मान कितना है 0.49 गुणा WA का मान 100। तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है ना। और इसका दशमलव इसके दशमलव से हट जाएगा। अब गुणा कर लेंगे इसे अपन।
तो 5 दूनी 10, 5 25, 25 रेख 26, 1 0 ये आ जाएगा और 49। अब इसका इसमें भाग देकर के आप आंसर निकाल लेंगे अपने, वो आ जाएगा इस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो आप उतार लें इसको फटाफट। आगे अगला प्रश्न है, एक सॉस पैन में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है। एक सॉस पैन के अंदर 18 ग्राम ग्लूकोज लिया और उसको 1 किलोग्राम पानी के अंदर क्या कर लिया गया, घोल लिया गया है। 1.013 बार यानी 1 एटमॉस्फेयर दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा, यानी ताप की गणना करनी है कि कौन से ताप उबलेगा। ठीक है ना, अर्थात इसका क्वेश्चन पॉइंट ज्ञात करना है। और जल के लिए केबी का मान दिया गया है, तो वही इसमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो देखो ग्लूकोज क्या है यहाँ विलय और जल क्या है यहाँ विलायक। तो WA बराबर 1000, WA बराबर 1 किलोग्राम है, बराबर 1000 ग्राम, क्योंकि ग्राम में बात कर रहे हैं अपन यहाँ, तो 1000 ग्राम। ठीक है ना। और
WB बराबर 18 ग्राम, ठीक है, और KB बराबर दिया गया है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। इसके बाद में MB का मान, MB क्या है जल, सॉरी MB क्या है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज C6H12O6 का मोलर द्रव्यमान, तो ये ज्ञात कर लेंगे मोलर द्रव्यमान, ठीक है ना। तो इसका मोलर द्रव्यमान 12 गुणा 6 प्लस 1 गुणा 12 प्लस 16 गुणा 6, तो 12 छिके 72 प्लस 12 प्लस 16 छिकानी 96, तो ये हो जाएगा 4 6 0 7 1 8 8 9 180, अर्थात MB बराबर कितना आ गया 180। MB बराबर क्या हो गया 180। डेल्टा TB का मान निकालना है पहले अपन को। डेल्टा TB का मान निकालने के बाद में अपन T1 का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये डेल्टा TB का मान होगा, तो डेल्टा TB बराबर KB गुणा WB गुणा 1000 अपॉन MB गुणा WA, ठीक है ना। KB गुणा WB गुणा 1000 अपॉन MB गुणा WA, तो इससे निकल जाएगा ये मान, रख देंगे इसमें। KB का मान कितना है 0.52 गुणा 0.52 गुणा WB 18 है गुणा 1000, MB 180 गुणा WA 1000, तो 1000 से तो 1000 को कैंसिल कर देंगे, 18 से ये 18 कैंसिल हो गया, बच गए कितने 10, तो ये आ गया अपने पास में 0.052 केल्विन, ठीक है ना, 0.052 केल्विन। किसका मान आया डेल्टा TB का। अपन को ज्ञात करना है जल का क्वथनांक, है ना। ये तो क्वथनांक गुणियन आ गया, तो डेल्टा TB बराबर T1 माइनस TB, ये होता है, ठीक है। तो T1 आता है विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक, तो यह आ जाएगा डेल्टा T1 बराबर डेल्टा TB प्लस TB, ठीक है ना। तो TB किसका है जल का क्वथनांक, इधर लिख देंगे TB बराबर जल का क्वथनांक, और ये बराबर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 373.15 केल्विन, तो यहाँ रख देंगे 0.052 गुणा प्लस 373.15, तो ये हो जाएगा कितना 373.202 केल्विन, ये आ जाएगा। अर्थात जो जल का क्वथनांक है इस क्वथनांक पर उबलेगा, क्योंकि क्वथनांक उन्नयन हो जाता है, क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, तो विलयन का क्वथनांक ये आ जाएगा। तो अब आप इसको उतार लें।
अब अणुसंख्यक गुणधर्म का तीसरा भाग था, वो स्टार्ट करेंगे। इस पर आधारित और कोई क्वेश्चन है वो आप अपने बुक से देख लेना या कोई सहायक पुस्तिका से देख लेना। अब जो अपना टॉपिक है वो है हिमांक अवनमन। तीसरा जो भाग है वो है हिमांक अवनमन। अवनमन का मतलब कमी, अर्थात हिमांक में क्या हो जाती है, कमी। हिमांक अवनमन, इसको देखते हैं। तो हिमांक, सबसे पहले हिमांक की परिभाषा क्या देखेंगे, तो वह ताप जिस पर, ठीक है ना, पहले परिभाषा जो पहले चलती थी वो परिभाषा तो हिमांक का मतलब जमना होता है। जमने का मतलब वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ जम जाता है पूरी तरह से, उस ताप को कहा जाता है हिमांक। लेकिन वो परिभाषा बहुत छोटे बच्चों के लिए हो गई। वह ताप जिस पर किसी पदार्थ या दारू का वाष्प दाब, वह ताप जिस पर किसी दारू का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब, उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे कहते हैं हिमांक। वो क्या कहलाता है, हिमांक। तो उसे हिमांक कहते हैं, हिमांक कहते हैं, ठीक है ना। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे हिमांक कहते हैं। अब अपन पहले इसके लिए आरेख देखते हैं, तो आप समझें इधर, और आरेख बनाएंगे पहले। देखो ये तो है, इधर तो है वाष्प दाब, और इस अक्ष पर है ताप, ठीक है। वाष्प दाब और ताप के मध्य आरेख खींचते हैं, और ये ठोस अवस्था का वाष्प दाब है, ये ठोस अवस्था का आरेख है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ठोस अवस्था
ठोस अवस्था, और यह है शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक का, और ये जो है यह है विलयन का। ठीक है ना। इस विलयन के वाष्प दाब थोड़ा सा ये बिंदु B है। इस बिंदु पर इस विलयन का वाष्प दाब ताप वक्र यहाँ B बिंदु पर इस ठोस अवस्था वाली वाष्प दाब रेखा को काटता है, तो इसके संगत जो ताप होगा वो होगा T1, और A बिंदु पर काट रहा है किसका, शुद्ध विलायक का, तो इसके संगत जो ताप होगा वो होगा TF, जो शुद्ध विलायक का वाष्प ताप क्वथनांक होगा, और ये विलयन का क्वथनांक होगा। तो अब इधर देखते हैं भाई, अपन जानते हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब सदैव अधिक होता है। शुद्ध विलायक का, ये सीधी चीज़ें अपन ने पहले भी देख चुके हैं। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होगा। अब इसमें कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, तो इस पूरे विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है भाई, घट जाता है। पूरे विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। ये चीज़ें अपन देख चुके हैं पहले। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है, जब इसमें कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो वाष्प दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। अब वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब घटता है, विलयन का वाष्प दाब घटता है, तो हिमांक में भी कमी हो जाती है भाई, हिमांक में भी कमी होगी, और इस कमी को ही कहते हैं हिमांक अवनमन। हिमांक में जो कमी हुई उसी को कहते हैं हिमांक अवनमन। ठीक है ना। तो हिमांक अवनमन किसे कहते हैं, शुद्ध विलय का वाष्प दाब अधिक होता है, जब इसमें कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में कमी हो जाती है, और वाष्प दाब में कमी होती है, इसीलिए हिमांक में भी क्या हो जाती है, कमी, अर्थात हिमांक, इस कमी को ही कहा जाता है हिमांक अवनमन। ठीक है ना। तो शुद्ध विलय का वाष्प दाब विलयन की अपेक्षा कम होता है, इसीलिए हिमांक भी शुद्ध विलय की अपेक्षा विलयन का कम हो जाता है। इसी कमी को कहते हैं हिमांक अवनमन। अब हिमांक अवनमन को समझाया जाता है किसके द्वारा, वाष्प दाब और ताप के मध्य आरेख खींच करके, जो ये आरेख खींच रखे हैं इन आरेखों के द्वारा समझाते हैं। वाष्प दाब तथा ताप के मध्य आरेख खींच करके इसे समझाया जाता है। अब ये आरेख क्या बताता है, तो आरेख बताता है कि जैसे ये बिंदु है P और ये बिंदु है Q। ठीक है। तो ये जो एक रेखा दी गई है वो तो है ठोस अवस्था की, वो तो किसकी है, ठोस अवस्था की। ये जो रेखा है वो तो हिमांक की परिभाषा में क्या कर दिया गया है कि द्रव का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है, तो वही बिंदु हिमांक कहलाता है। तो ये तो जो रेखा है वो है किसकी, ठोस अवस्था की। ठीक है ना। अब इस ठोस अवस्था की रेखा को, ये जो रेखा आ रही है ये किसकी है, शुद्ध विलायक की, और ये जो आरेख है ये किसका है, विलयन का। तो ये जो आरेख है शुद्ध विलायक का, जो आरेख है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ताप वक्र, वाष्प दाब ताप वक्र कौन सा है, ये रहा। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ताप वक्र ये है। ठीक है ना। तो ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ताप वक्र इस बिंदु को कहाँ काट रहा है भाई,
इस बिंदु पर, इसी बिंदु पर काट रहा है ना, इस बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इसके संगत जो ताप आएगा वो किसका होगा, शुद्ध विलायक का क्वथनांक कहलाता है। दोबारा से देखें, हिमांक अवनमन को समझाते हैं शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्प दाब ताप वक्रों द्वारा। अब शुद्ध विलायक और विलयन का वाष्प दाब ताप वक्र इस चित्र में आरेख में बना रखा है। ये तो शुद्ध विलायक का हो गया, ये विलयन का हो गया, और ये एक रेखा है, ये ठोस अवस्था की हो गई। अर्थात यहाँ ये विलायक भी जम जाएगा और विलयन भी जम जाएगा इस पर आकर के, अर्थात हिमीकृत अवस्था आ जाती है ये। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ताप वक्र उसकी ठोस अवस्था की रेखा को, ठीक है ना, या उसके ठोस के बराबर उसका वाष्प दाब ए बिंदु पर होता है। यहाँ इस ए बिंदु पर जाकर के इसका वाष्प दाब इसके बराबर होता है, किसके, इस ठोस अवस्था के। तो इसके संगत जो ताप होता है वो किसका है, टीएफ। टीएफ किसका है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक कहलाता है। और विलयन का वाष्प दाब ताप वक्र इस ठोस अवस्था की रेखा को बी बिंदु पर काटता है, अर्थात इसका ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है बी बिंदु पर, इसलिए बी संगत जो ताप होता है वो ताप कहलाता है विलयन का क्वथनांक। अब दोनों के मध्य जो अंतर होगा, यहाँ दोनों के मध्य जो अंतर आता है, इसी अंतर को कहते हैं डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ यानी ये है हिमांक अवनमन, ठीक है ना भाई। शुद्ध विलायक का हिमांक ज़्यादा होता है, विलयन का हिमांक कम होता है, ठीक है। हिमांक की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ क्वथनांक शब्द निकल गया होगा मेरे मुंह से, तो देख लेना। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ताप वक्र ए बिंदु पर काटता है इसे, तो इसके संगत ताप टी एफ है, तो ये शुद्ध विलायक का हिमांक हो जाता है। विलयन का वाष्प दाब ताप वक्र बी बिंदु पर काटता है, जिसके संगत ताप T1 है, वो विलयन का हिमांक होता है। दोनों के मध्य जो ताप का अंतर होगा वही हिमांक अवनमन होगा, डेल्टा TF, हिमांक अवनमन। अब इनसे निकालते हैं भाई डेल्टा TF, डेल्टा TF बराबर TF माइनस T1, ठीक है ना, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आता है किसी विलयन का हिमांक अवनमन, किसी विलयन का हिमांक अवनमन, उसमें मिले हुए विलय की मोललता, मोललता का मतलब स्मॉल m के समानुपाती होता है। ये लाइन आपको याद रखनी है भी, के समानुपाती होता है। हिमांक अवनमन उसमें मिले हुए विलय की मोललता के समानुपाती होता है। तो डेल्टा टी एफ इधर लिख देंगे थोड़ा सा, डेल्टा टी एफ समानुपाती किसके है भाई, स्मॉल m के। तो डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा के एफ एम। के एफ क्या है यहाँ, के एफ बराबर मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। के एफ की इकाई केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। के एफ की इकाई होती है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब आता है कि m मोललता, मोललता किसके बराबर है, विलय के मोल अपॉन विलायक का भार, विलायक का भार। अब ये अपन ने पिछले उसमें निकाल लिया था, ठीक है ना, ये अपन ने पिछले क्लास में देखा था। मोललता m बराबर होता है विलय का ग्राम में भार, तो ये आ जाएगा W
बी गुणा 1000 अपॉन एम बी गुणा डब्लू ए। ये होता है किसका, m का मान। ठीक है, तो ये m का मान अपने सूत्र में रख देंगे, समीकरण नंबर 2। ठीक है ना, m का मान समीकरण 2 में रखने पर डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणा डब्लू बी गुणा 1000 अपॉन एम बी गुणा डब्ल्यू ए। यह आ गया अपने पास में क्वथनांक उन्नयन, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अतः अवाष्पशील विलय का मोलर द्रव्यमान, अवाष्पशील विलय का मोलर द्रव्यमान ये होगा एम बी। ठीक है ना, विलय का मोलर द्रव्यमान एम बी, तो एम बी से निकाल लेंगे, डेल्टा टी एफ नीचे आ जाएगा और एम बी ऊपर चला जाएगा, तो के एफ गुणा डब्लू बी गुणा 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ गुणा डब्लू ए। ये किसका हो गया भाई, मोलर द्रव्यमान आ गया। ये समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो इस प्रकार यदि हमसे हिमांक अवनमन पूछा जाता है तो सूत्र ये लगाएंगे, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणा डब्लू बी गुणा 1000 अपॉन एम बी गुणा डब्लू ए। और यदि अवाष्पशील विलय का मोलर द्रव्यमान पूछा जाता है तो एम बी बराबर के एफ गुणा डब्लू बी गुणा 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ गुणा डब्लू ए। अब ये डब्लू बी है विलय का जो ग्राम में दिया गया भार है, डब्लू ए है विलय का ग्राम में दिया गया भार, एम बी है अवाष्पशील विलय का मोलर द्रव्यमान, के एफ इधर बता दिया मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक। ठीक है ना, और डेल्टा टी एफ क्वथनांक उन्नयन है ही। तो इस प्रकार ये होता है हिमांक अवनमन। तो हिमांक अवनमन को आराम से अपन आसानी से कर सकते हैं। क्वथनांक उन्नयन यदि अपन को आता है तो हिमांक अवनमन में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। सबसे पहले हिमांक की परिभाषा देखेंगे, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। यानी कि जिस द्रव का वाष्प दाब निकाल रहे हैं उसी की ठोस अवस्था का वाष्प दाब होना चाहिए। दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। जिस ताप पर इक्वल होंगे वही ताप कहलाएगा हिमांक। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तो हिमांक कहलाता है। ठीक है, फ्यूजन पॉइंट कहलाता है। अब हिमांक शुद्ध विलायक का शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा अधिक होता है। ये चीज़ें अपन पढ़ते आ रहे हैं। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है। यदि इसमें कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो वाष्प दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। अर्थात विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की अपेक्षा कम हो जाता है। अगर वाष्प दाब में कमी हुई तो विलयन के हिमांक में भी कमी हो जाती है और हिमांक में हुई कमी को ही हिमांक अवनमन कहा जाता है। हिमांक में जो कमी हो रही है, विलयन और विलायक के हिमांक में जो कमी हुई उसी कमी को कहते हैं हिमांक अवनमन। अब इस हिमांक अवनमन, तो हिमांक अवनमन को डेल्टा टी एफ से निरूपित करते हैं। डेल्टा टी एफ, एफ का मतलब फ्यूजन होता है ना, टी का मतलब ताप होता है, तो टी एफ माइनस टी वन। अब इन दोनों के मध्य आरेख खींच करके बता सकते हैं। हिमांक अवनमन को वाष्प दाब और ताप के मध्य आरेख किस किस के मध्य खींचेंगे, शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्प दाब और ताप के मध्य आरेख खींचते हैं। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ताप आरेख उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब ताप आरेख के बिंदु ए पर समान होता है या काटता है, तो इसके संगत ताप टी एफ होता है, वो शुद्ध विलायक का हिमांक कहलाता है।
और विलयन का वाष्प दाब ताप वक्र बिंदु बी पर काटता है वाष्प दाब, तो इसके संगत ताप T1 होता है, वो विलयन का हिमांक कहलाता है। दोनों के बीच में जो अंतर आया उसी अंतर को हिमांक अवनमन कहते हैं। तो डेल्टा TF बराबर TF माइनस T1 समीकरण नंबर 1। किसी विलयन का हिमांक अवनमन उसमें मिले हुए विलय की मोललता के समानुपाती होता है। हिमांक अवनमन हो चाहे से क्वथनांक उन्नयन हो, ये मोललता के समानुपाती होता है, ध्यान रखना। तो डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल M। डेल्टा TF इस समानुपाती के चिन्ह को उठाने के लिए इस तरह राशि रख दी KF डॉट M। तो KF मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है। KF की इकाई केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होती है, जो KB की भी इकाई यही होती है, ध्यान रखना। मोललता का सूत्र होता है विलय के मोल अपन विलायक का भार किलोग्राम में। तो ये अपन ने थोड़ा सा विस्तार से पीछे भी 2 जगह पढ़ लिया है, इसको पिछली क्लास में भी देखा था, और एक जो अपना यूनिट स्टार्ट करी थी उस समय भी आया था ये। तो M बराबर WB गुणा 1000 अपॉन MB गुणा WA। M का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो 2 में रखते हैं। तो डेल्टा TF बराबर KF गुणा WB गुणा 1000 अपॉन MB गुणा WA। अवाष्पशील विलय का मोलर द्रव्यमान तो MB KF गुणा WB गुणा 1000 अपॉन डेल्टा TF गुणा WA। तो क्वथनांक उन्नयन हिमांक अवनमन तो इससे निकालेंगे, और अवाष्पशील विलय का मोलर द्रव्यमान समीकरण 4 से निकालते हैं। तो आप पहले लिखना शुरू करेंगे, लिखने के लिए तैयार हो जाएं। लिखने के लिए तैयार रहें। अब लिखें, वह ताप जिस पर, टॉपिक डाल लें हिमांक अवनमन, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के, उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे हिमांक कहते हैं, उसे हिमांक कहते हैं। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे हिमांक कहते हैं। नीचे की लाइन में लिखेंगे, हम जानते हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है। हम जानते हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है जब इसमें कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है। जब इसमें कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो वाष्प दाब घट जाता है। जब इसमें कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो वाष्प दाब घट जाता है। अर्थात विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की अपेक्षा कम हो जाता है। विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की अपेक्षा कम हो जाता है। शुद्ध विलायक की अपेक्षा कम हो जाता है तो वाष्प शुद्ध विलायक की अपेक्षा कम हो जाता है। अतः विलयन का हिमांक भी कम हो जाता है। विलयन का हिमांक भी विलायक की अपेक्षा कम होता है। विलयन का हिमांक भी विलायक की अपेक्षा कम होता है। इस प्रकार हिमांक में हुई कमी को हिमांक अवनमन कहते हैं। हिमांक में हुई कमी को हिमांक अवनमन कहते हैं।
हिमांक में हुई कमी को हिमांक अवनमन कहते हैं। नीचे की लाइन बदल करके लिखेंगे, हिमांक अवनमन को विलयन तथा हिमांक अवनमन को विलयन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब ताप वक्रों द्वारा समझाया जाता है। वाष्प दाब ताप वक्रों द्वारा समझाया जाता है। नीचे की लाइन में लिखेंगे, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बिंदु ए पर उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बिंदु ए पर उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, जिसके संगत ताप TF है, जो शुद्ध विलायक का हिमांक है। ठीक है। जबकि विलयन का वाष्प दाब बिंदु बी पर उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। बिंदु बी पर उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, जिसके संगत ताप T1 जो विलयन का हिमांक है, जिसके संगत ताप T1 है जो विलयन का हिमांक है। अब नीचे लिखेंगे आप, अतः विलयन का हिमांक अवनमन। तो ये समीकरण नंबर 1 उतारेंगे, विलयन का हिमांक अवनमन समीकरण नंबर 1 उतारें। फिर समीकरण नंबर 1 के बाद में ये लाइन उतारें, किसी विलयन का हिमांक अवनमन उसमें मिले हुए विलय की मौललता के समानुपाती होता है। मिले हुए विलय की मौललता के समानुपाती होता है। इसके बाद में नीचे डेल्टा TF ये उतारेंगे पूरा नीचे तक, और इसके बाद में फिर
ये ऊपर से ये उतारेंगे नीचे तक। पहले इधर वाला उतारेंगे भाई। डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल एम है, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एम है। के एफ क्या है? के एफ की इकाई एम मोललता का सूत्र है ये। ये पूरा उतार लेंगे। इसके बाद में नीचे, इसके नीचे ये उतारेंगे। इसके नीचे उतारना है ये पूरा उतारने के बाद में इसके नीचे ये उतारना है। फिर ये आपको डायग्राम उतारना है, आरेख भी बनाना है। वाष्पशील विलय का मोलर द्रव्यमान उतारने के बाद में, इसका सूत्र उतारने के बाद में डब्ल्यू ए बराबर विलय का भार, डब्ल्यू बी बराबर विलय का भार, डेल्टा टी ए बराबर हिमांक का अवनमन। और फिर ये आरेख बनाएंगे। साफ और स्वच्छ आरेख होना चाहिए।
तो ये था हिमांक अवनमन। अब इस पर आधारित क्वेश्चन इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न लिखेंगे अब आप। $34.2 ग्राम शर्करा को 1000 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। विलयन का हिमांक क्या होगा? विलयन का हिमांक क्या होगा यदि शर्करा का मोलर द्रव्यमान 342 ग्राम है तथा जल का तथा जल के लिए KF बराबर 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। सॉरी KF है ना, KB 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स हो। तो इसके लिए क्या क्या दिया गया है इसमें देख लेंगे अपन। प्रश्न को पहले पढ़ेंगे पूरे अच्छे तरीके से। 34.2 ग्राम शर्करा को 1000 ग्राम जल में, तो जल क्या हो गया? विलायक, और ये क्या हो गया? विलय। तो WA बराबर तो क्या है भाई? 1000 ग्राम, ठीक है। WB बराबर 34.2 ग्राम, ठीक है। जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। विलयन का हिमांक क्या होगा? हिमांक निकालना है विलयन का, ठीक है ना। और शर्करा का मोलर द्रव्यमान, तो शर्करा का मोलर द्रव्यमान, शर्करा क्या है? विलय। तो MB बराबर 342 ग्राम और KF का मान दिया गया है भाई 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। निकालना क्या है अपन को? डेल्टा TF। पहले डेल्टा TF निकालेंगे, फिर डेल्टा TF निकालने के बाद में अपन को निकालना है T1, ठीक है ना। तो ये निकालना है पहले। तो इसके लिए डेल्टा TF बराबर KF गुणा WB गुणा 1000 अपॉन MB गुणा WA, ये होगा सूत्र। देखो KF और KB, डेल्टा TF और डेल्टा TB में संपर्क, ये डेल्टा TF के स्थान पर डेल्टा TB आ जाएगा, KF के स्थान KB के स्थान पर KB आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना सूत्र।
अब इसमें मान रख देंगे, इसमें मान रखेंगे। देखो KF का मान 1.86 गुणा WB का मान कितना है 34.2 गुणा 1000 है। MB का मान 342 गुणा इसका कितना है 1000। ठीक है, तो 1000 से 1000 को कैंसिल कर दो और इसका जीरो उठाने के लिए यहाँ आप एक जीरो और लगा देंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये अपने पास में क्या आ गया 0.16 केल्विन। डेल्टा TF का मान कितना आ रहा है भाई 0.186। ठीक है, 0.186। तो डेल्टा TF आता है डेल्टा TF बराबर TF माइनस T1। तो निकालना क्या है अपन को T1 निकालना है। तो T1 बराबर निकाल लेंगे, डेल्टा TF क्या हो जाएगा इसमें घट जाएगा। तो डेल्टा TF माइनस डेल्टा TF। तो TF के बराबर TF जल का जो TF होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, जल के लिए TF बराबर 273.15 केल्विन। तो यहाँ आ जाएगा 273.15 माइनस 0.86। ठीक है ना, तो ये घटा देंगे इसमें से, ये आ जाएगा 272.962 केल्विन T1 का मान। और यही क्या हो गया अतः विलयन का हिमांक, ये आ गया। फटाफट उतार लें आप इसे।